Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. In this video, we are going to study the fifth part from chapter 1, and the name of the chapter is Work, Livelihood and Career. So, in this video, we are going to discuss about ergonomics. In ergonomics, we will discuss the definition of ergonomics and the needs of ergonomics कि क्या क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ergonomics की. उसके बाद बेनिफिट ऑफ एर्गोनॉमिक्स. आफ्टर दैट वी विल स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप कि क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप, डेफिनेशन क्या है इसकी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो यहाँ पे है एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन कि एर्गोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. एक है एर्गॉन और दूसरा है नॉमिक्स. एर्गॉन का मतलब होता है वर्क और नॉमिक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉज. It may also be spoken of as human factors engineering. इसको ergonomics को human factors engineering भी बोला जाता है. अब ergonomics है क्या? Ergonomics is adjustment of human and machine. कि मशीन को कितना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली बनाया जा सकता है, मशीन में और ह्यूमन में एडजस्टमेंट कैसे लाया जा सकता है, इसकी बात की जाती है एर्गोनॉमिक्स के अंदर. इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस combined with engineering science to achieve optimum natural adjustment of human work, with the benefit being measured in terms of human efficiency and well-being. इसमें क्या होता है कि ह्यूमन की बायोलॉजी को और इंजीनियरिंग साइंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है और ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ह्यूमन को उससे बेनिफिट मिले. ह्यूमन जब भी काम करे मशीन पे तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए. Tools, machines and workstations are designed to fit the work so that stress and health problems can be reduced. अब टूल्स को, मशीन्स को और वर्कस्टेशन क्या होता है, जहाँ पे हम काम करते हैं, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि काम करने वाले को कोई स्ट्रेस न हो. अगर काम करने वाले को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है भी तो उसको कम किया जा सके, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से काम में कोई बाधा न आए. इसको ध्यान में रखा जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंदर. आगे बढ़ते हैं. द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज सेट ऑन 4 पिलर्स. 4 पिलर्स पे साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स को सेट किया गया है. पहला पिलर है एंथ्रोपोमेट्री. इसमें क्या किया जाता है, इसमें काम करने वाले के बॉडी साइज और मेजरमेंट को ध्यान में रखा जाता है. मान लो अगर किसी पर्सन की हाइट कम है तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसके कैबिन में अलमीरा बनानी चाहिए. ठीक है. अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसकी साइज़ के हिसाब से चेयर टेबल का व्यवस्था की जानी चाहिए. तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री. दूसरा है बायोमैकेनिक्स. इसमें क्या किया जाता है, इसमें काम करने वाले की मसल्स और स्केलेटल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा जाता है. मतलब मान लो कोई पर्सन को बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करना है तो चेयर को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के काम भी कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको मसल्स में या उसकी हड्डियों में कोई उसको दिक्कत ना आए, वो आराम से अपनी मसल्स को, अपने स्केलेटल सिस्टम को आराम से यूज़ कर पाए. ठीक है. उसके बाद है फिजियोलॉजी. अब इसमें क्या होता है, इसमें काम करने वाले की फिज़िक को ध्यान में रखा जाता है, उसके शरीर को ध्यान में रखा जाता है. मान लो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकता तो उसको ऐसा काम ही नहीं दिया जाएगा, उसको उसकी फिज़िक के अनुसार ही काम दिया जाएगा. मान लो किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, कोई लेबर है
किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो उसे क्या किया जाएगा, जिस चीज़ से उसको एलर्जी है उसे वो काम ही नहीं करवाया जाएगा। तो इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। तो काम करने वाले की फिजिक को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है चौथा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब इसमें क्या है, इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो पर्सन काम कर रहा है उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला काम किए जा रहा है, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है लेकिन काम करने में, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। तो इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिसका जिस चीज़ में मन लगता है, जो जिसकी क्वालिफ़िकेशन जिस अकॉर्डिंग है, उसको उसी अकॉर्डिंग काम देना चाहिए ताकि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता रहे। और साथ में आपको क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। नीड क्या है, वाई डू वी नीड एर्गोनॉमिक्स, हमें क्यों ज़रूरत है एर्गोनॉमिक्स की। तो पहला है इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ। हम क्या करते हैं, हाँ, एर्गोनॉमिक्स की सहायता से हम काम करने वाले की सेफ्टी को भी और हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे, बाय रिड्यूसिंग नंबर एंड सेवरिटी ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज। अगर हम बाकी जो 4 पिलर्स का हमने भी डिस्कशन किया, अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे जो भी इंजरीज होती हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनको हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड है रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर। अगर हम ह्यूमन के सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको काम देंगे, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको काम देंगे, तो वो ज़्यादा गलतियां भी नहीं करेंगे, और जब वो गलतियां नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इम्प्रूविंग जॉब इफ़ेक्टिवनेस, ये क्या करता है एर्गोनॉमिक्स, ये जॉब की इफ़ेक्टिवनेस को, प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। कैसे, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब उत्पादन बढ़ाता है। अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, वर्क प्लेस पे काम करने वाले की जितनी भी ज़रूरतें हैं सबको आप ध्यान में रखोगे कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो काम अच्छे से करेगा। जब वो काम अच्छे से करेगा तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है रिड्यूसिंग एरर्स। अब जब गलतियां कम होंगी तो ऑब्वियसली जॉब इफ़ेक्टिव होगा, काम अच्छे तरीके से होगा। तीसरा है एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग इंजरीज। अब क्या है, जब आप वर्क प्लेस को इतने अच्छे से सेट करोगे तो चांसेस हैं कि इंजरीज, जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो ना हो, उनकी संख्या कम हो जाए या वो एकदम से एलिमिनेट हो जाए, ये भी हो सकता है। चौथा है इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। जब आप काम करने वाले को एकदम कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन दोगे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके आराम से काम करेगा, तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ठीक है, उसको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैंने ये काम किया और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है काम करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बेनिफिट ऑफ एर्गोनॉमिक्स। क्या क्या एर्गोनॉमिक्स के बेनिफिट्स हैं। पहला तो रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरीज एंड एक्सीडेंट। एर्गोनॉमिक्स की वजह से एक्सीडेंट और इंजरीज का जो रिस्क होता है वो एकदम कम हो जाता है। सेकेंड है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब आप काम बहुत अच्छे से करोगे, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी है उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद है रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड नीड टू डू द वर्क अगेन। अब जब सारी चीज़ें एकदम अच्छी चल रही हैं तो मिस्टेक्स भी कम होंगी, और जब मिस्टेक्स कम होंगी तो काम को दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी।
जो काम करने वाला है उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। जब वो एकदम कंफर्टेबल होकर काम करेगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसकी क्षमता बढ़ेगी ना, उसको और मन लगेगा काम करने में। पांचवा है डिक्रीजेस एब्सेंटीज्म ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट एंड स्ट्रेस। अब देखो क्या होता है कि जब वर्क कंडीशन अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, आपको लगातार मोटिवेशन मिल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आपको हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, आपके एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। जब ये सब चीज़ नहीं होगी तो आप अब्सेंट भी नहीं होगे, आप हमेशा प्रेजेंट रहोगे अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम पे। ठीक है। छठवां है इम्प्रूव्स मोराल ऑफ वर्कर्स। वर्कर का मोराल एकदम इम्प्रूव हो जाता है, वो उनको एकदम अंदर से फीलिंग आती कि नहीं, अब हमें और अच्छा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स एर्गोनॉमिक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव इंटरप्राइज प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या किया जाता है? इसमें नए नए क्रिएटिविटी लाके, क्रिएटिव आइडियाज़ लाके, इनोवेशन लाके अपनी सर्विस को अच्छा बनाया जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने नए तरीके से किसी काम को कर सकते हो। और जब आप किसी काम को नए नए तरीक़ों से क्रिएटिविटी के साथ करोगे तो ऑब्वियसली आपका काम दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा। The function of entrepreneurs is to change the pattern of a production or design of a product through an innovations, invention, or even attempting new technological methods, modifications for producing a new commodity or producing an old one in a new way. अब देखो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका क्या काम होता है? एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो जो पुराना चला आ रहा है तरीका काम करने का, उसको चेंज किया जाए, उसमें क्रिएटिविटी लाई जाए, इनोवेशन लाया जाए, काम करने के नए तरीकों को ढूंढा जाए, टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाए, और जो भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया जाए, या तो आपके पास जो पुराना है उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क फॉर कन्वर्टिंग अ नोवेल आइडिया इनटू रियलिटी। जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको रिस्क टेकर भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़, नई चीज़ करने जा रहा हूँ तो इसमें रिस्क तो है, मगर मैं इसको रिस्क को लूँगा। An entrepreneur is innovative, creative, organized and risk taker. अब यहाँ पे देखो आपको एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना चाहिए, उसके पास नए नए आइडियाज़ होने चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ों को कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड उसको होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को एकदम तरीके से करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना चाहिए। उसको रिस्क टेकर होना चाहिए, मतलब हमेशा तैयार होना चाहिए कि ठीक है, अगर इसमें रिस्क है तभी भी मैं इस रिस्क को लूँगा, उसको डरना नहीं चाहिए। इंडिया हैज़ excellent examples of entrepreneurs who had the vision and thought। और देखो इंडिया के पास भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका विजन और थॉट बहुत ही कमाल का था। कौन कौन है? मिस्टर नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी। ठीक है, ये कुछ हमारे देश के फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने 4 क्वालिटीज़ देखी, उन्हीं पे बेस्ड हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। उसको वर्क हार्ड करने की इच्छा होनी चाहिए, उसको कभी भी ये नहीं कि
आलसी बन के कोई सा भी काम पुराने तरीके से करते रहो। अगर उसको क्रिएटिव होना है तो उसको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा है नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या है, उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्लान बनाए और उस प्लान्स पे इम्प्लीमेंट भी करे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लान बना के उनको छोड़ दे, उनको लागू भी करे। तीसरा है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल्स, पर्सनल एंड टाइम। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो भी पैसा है, मटेरियल है, टाइम है और मेरे पास जो भी लोग अवेलेबल है उनको मुझे कैसे मैनेज करना है, कैसे उतने ही कम पैसों में, उतने कम मटेरियल में, उतने कम टाइम में मुझे अपना बेस्ट देना है। चौथा है हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अब जब भी आप कोई काम करते हो ना तो आपको ये तो समझ में आता है कि हाँ इसमें ये रिस्क आएगा। कुछ रिस्क तो आप कैलकुलेट कर लेते हो कि हाँ ये समस्याएं तो आएंगी ही, तो उसको करेज होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये समस्या आएंगी तो मैं इसका बहुत ही अच्छे से सामना करूँ। द नेक्स्ट वन इज एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क्स। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए और उसको एकदम रेडी रहना चाहिए कि वो कई सारे काम को कर पाए। ठीक है, उसको मतलब मल्टीटास्किंग होना चाहिए। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द टास्क एट हैंड। उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या किसी काम को करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी स्किल्स हैं, उसको सारी स्किल्स आनी चाहिए। और उसको नहीं भी आ रही है तो उसको क्विक लर्नर होना चाहिए कि वो बड़े ही आराम से नई स्किल्स को सीख पाए और उनको एक्वायर कर पाए। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग वो तभी होगा जब वो नई स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड होगा, वो एक क्विक लर्नर होगा। सेवेंथ है एबिलिटी टू डील विथ टफ इश्यूज एंड फाइंड सॉल्यूशंस। अगर कोई कठिन समस्या आ भी गई है तो उसको डील करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम एकदम अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आठवां है बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सपेक्टिंग इजी सॉल्यूशंस। रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ख्वाबों में नहीं जीना चाहिए, रियलिटी को समझना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ सब कुछ एकदम आसानी से हो जाएगा। पता होना चाहिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सब कुछ एकदम इजी इजी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है हम रियल वर्ल्ड में हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। नाइन्थ है एबिलिटी टू कोप विथ सेटबैक्स, चैलेंजेस एंड फेलियर। कोप मतलब होता है सामना करना, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं, सेटबैक्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और अगर उसको फेलियर भी मिल रहा है, उसको मतलब वो अगर कहीं फेल भी हो रहा है तो उसको सामना करना आना चाहिए। ठीक है। टेंथ है एबिलिटी टू डेवलप पार्टनरशिप्स एंड एबल नेटवर्किंग। उसको पार्टनरशिप करनी भी आनी चाहिए, मतलब दूसरों के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ मिलकर एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं। नेटवर्क मतलब कई लोग जब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब 11th है एबिलिटी टू नेगोशिएट, स्ट्रेटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज। अब देखो समझौता करना आना चाहिए उसको, मतलब मोल भाव करना आना चाहिए, लोगों को अपनी बात मनवाना आना चाहिए, मतलब एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो क्या करे, आराम से मोल भाव कर सके, अपनी बात मनवा सके। स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसके अंदर खूब अच्छी, उसको एक स्ट्रेटेजाइज मैनर में काम को करना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या उसकी प्राथमिकता है। 12th है बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एबल टू हैंडल क्राइसिस। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं एक ही काम करूँगा, नहीं, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करना उसको आना चाहिए
और अगर कहीं पे भी कोई क्राइसिस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। लास्ट है हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब ये तो होना ही चाहिए, आपको बात करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कि सामने वाले से किस तरह से बात करनी है, सामने वाले का मूड कैसा है और किस मूड में क्या बात करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एर्गोनॉमिक्स के बारे में, उसकी नीड के बारे में, और उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।